मित्रों, नमस्कार। हम अपनी कथाओं के माध्यम से निरंतर आपके साथ संपर्क बनाए हुए हैं। आशा है ये कथाएं आपको अवश्य पसंद आ रही होंगी। ये सभी कथाएं हमारा गौरवशाली इतिहास हैं, जिनके द्वारा हमें अपनी विकास यात्रा का सटीक वर्णन प्राप्त होता है। ऋषियों और विदुषियों की कथाएं सदैव हमारा मार्गदर्शन करती हैं। विश्वामित्र स्वयं एक राजा थे। लोपामुद्रा, सावित्री और विदुषियां राजपुत्रियां थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कथाओं को भले ही ऐतिहासिक रूप से नहीं कहा गया, परंतु वे अपने भीतर इतिहास के तत्वों को समाहित किए हुए हैं। कालक्रम से धीरे धीरे मानव की विकास यात्रा आगे बढ़ी तो हमारे सामने 16 महाजनपदों का विवरण आता है। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध, जिसे वर्तमान में बिहार कहा जाता है। आज हम कथाओं के क्रम में मगध के प्रसिद्ध राजवंश हर्यक वंश की कथा सुनेंगे, जिसमें सुंदर राज्य व्यवस्था के साथ साम्राज्य विस्तार की नीति और राजतंत्र के रूप में एक विशाल साम्राज्य का अस्तित्व दिखाई देता है। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों, मगध जनपद के हर्यक राजवंश की कथा प्रारंभ करने से पूर्व आपको हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना होगा। तो मित्रों, कीजिए सब्सक्राइब और सुनिए कथा हर्यक वंश की। मगध जनपद पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश हर्यक वंश था। इससे पूर्व 2 राजवंश इस पर राज्य कर चुके थे। मगध का उल्लेख हमें सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, जहां पर मगध का उल्लेख कीकट नाम से किया गया है। मगध साम्राज्य बौद्धकालीन एक शक्तिशाली राजतंत्र था। दक्षिणी बिहार में इसकी स्थिति थी। मगध की सबसे प्राचीन राजधानी राजगृह थी, जो बाद में पाटलिपुत्र के रूप में स्थापित हुई। राजाओं की बुद्धिमत्ता के कारण मगध कालांतर में अखंड भारत के रूप में विस्तृत हो गया तथा मगध का इतिहास ही हमारे देश का इतिहास बन गया। मगध राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा। इस पर राज्य करने वाला प्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश में जरासंध सबसे प्रतापी राजा था, जिसका विवरण हमें महाभारत में प्राप्त होता है। और महाभारत के अनुसार पांडवों में दूसरे पांडव, जिनका नाम भीम था और जिनको बहुत अधिक बलशाली माना जाता था, उन्होंने जरासंध को युद्ध में परास्त किया था। दूसरा वंश जिसने मगध पर राज्य किया वह प्रद्योत वंश था, और उस प्रद्योत वंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रद्योत था, जिसके अंतिम राजा वर्तिवर्धन को हराकर बिंबिसार ने मगध पर अधिकार कर लिया। बिंबिसार के द्वारा बसाया हुआ वंश ही हर्यक वंश कहलाया। हर्यक वंश का प्रथम सम्राट बिंबिसार था, जो 544 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंबिसार के समय में ही मगध ने अपनी राजनीतिक शक्ति को परास्त किया। मित्रों, बिंबिसार बहुत अधिक कूटनीतिज्ञ था। उसको पता था कि राजनीतिक शक्ति को 2 कारणों से बढ़ाया जा सकता है। पहला वैवाहिक संबंधों के द्वारा और दूसरा युद्ध के द्वारा। उसने वैवाहिक संबंधों को प्राथमिकता दी तथा इसी नीति के तहत लिच्छवी गणराज्य के शासक की पुत्री चेलना, कौशल राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला और भद्र देश की राजकन्या क्षेमा के साथ विवाह करके उन्होंने कौशल, वैशाली और पंजाब को अपने राज्य का अंग बना लिया। राज्य की सीमाओं का विस्तार किया तो अवंती की राजा चंद्र प्रद्योत को अपना मित्र बनाकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर दिया। सिंध और गांधार राज्यों से भी मित्रतापूर्ण संबंध रखे
तथा अंग राज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त कर दिया। मित्रों, महात्मा बुद्ध बिंबिसार के समकालीन और उसके मित्र थे। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, परंतु अन्य धर्मों के प्रति उसमें सहिष्णुता। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार अपने ही पुत्र अजातशत्रु के प्रपंचों के कारण बिंबिसार की 492 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई। यह भाग्य का ही खेल था कि परम प्रतापी बिंबिसार का अपना बेटा ही उसकी मृत्यु का कारण बन बैठा। इस मृत्यु के पीछे का मुख्य कारण महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई देवव्रत था, जिसने अजातशत्रु को अपने पिता को कारागार में डालने के लिए प्रेरित किया और उसकी महत्वाकांक्षा को पोषित किया। कारागार में ही अपमान और पीड़ा से बिंबिसार की मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में बिंबिसार ही वह प्रथम राजा था जिसने स्थायी सेना रखी थी और नियमित रूप से सेना को वेतन दिया जाता था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद 492 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। इसका प्रथम नाम कुणिक था। अजातशत्रु भी साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। गद्दी पर बैठते ही उसने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। सर्वप्रथम उसका संघर्ष प्रसेनजित से हुआ। प्रसेनजित की बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार से हुआ था, यह हम जानते हैं। बिंबिसार की मृत्यु के बाद महाकौशला भी दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस घटना के कारण प्रसेनजित ने अजातशत्रु के साथ युद्ध छेड़ दिया। प्रथम युद्ध में प्रसेनजित हारा और श्रावस्ती की ओर पलायन कर गया, लेकिन फिर उसने सेना एकत्रित की और अजातशत्रु के साथ दोबारा युद्ध किया। इस युद्ध में प्रसेनजित की जीत हुई, अजातशत्रु पराजित हुआ, किंतु आश्चर्यजनक रूप से प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और काशी नगरी को उसे दहेज में दे दिया। दूसरा संघर्ष लिच्छवियों के साथ हुआ। उसमें भी अजातशत्रु विजयी रहा और उसने लिच्छवी को अपने राज्य में मिला लिया। मल्ल संघ पर उसने स्वयं आक्रमण कर उसे भी अपने साम्राज्य का अंग बना दिया। इस प्रकार एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर उसने 32 वर्ष तक राज्य किया, परंतु कहते हैं कि अपना किया अपने ही सम्मुख आता है। मित्रों, वक्त ने करवट बदली और अजातशत्रु 460 ईस्वी पूर्व में अपने ही पुत्र उदयन के द्वारा मारा गया। संयोग यह भी रहा कि अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध और महावीर भी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। मित्रों, हर्यक राजवंश की कथा चल रही है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और आगे की कथा सुनते रहिए। अपने ही पुत्रों द्वारा 2 राजा क्रमशः बिंबिसार और अजातशत्रु मारे जा चुके थे। 460 ईस्वी पूर्व में उदयन मगध के शक्तिशाली सिंहासन पर बैठा। आश्चर्य यह भी है कि बौद्ध ग्रंथ इसे पितृहंता कहते हैं और जैन ग्रंथ पितृभक्त कहते हैं। उदयन को अजातशत्रु ने चंपा का उपराजा बनाया था। उदयन पिता की तरह ही सुदर्शन, वीर और विस्तारवादी नीति का समर्थक था। उसने पहला काम यह किया कि अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, वहां स्थापित की। अपने शासनकाल में इसे अधिक संघर्ष नहीं करना। उदयन ने 16 वर्ष तक राज्य किया, किंतु अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या 444 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। उदयन के पश्चात उसके तीनों पुत्रों अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक ने मगध पर राज्य किया। अंतिम राजा नागदशक अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता थी, जिसके कारण जनता में असंतोष था। प्रजा में विद्रोह हो गया एवं उसी के सेनापति शिशुनाग ने विद्रोह करके मगध को अपने अधिकार में ले लिया और मगध का राजा बन गया। इस प्रकार मित्रों, हर्यक वंश का अंत हुआ और 413 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग
वंश मगध की गद्दी पर विराजमान हुआ। मित्रों, महाजनपदों में मगध एक विशाल महाजनपद था, जिसका विस्तार करके राजाओं ने इसको एक विशाल साम्राज्य का रूप प्रदान किया। इसी विशालता के कारण इसने अखंड भारत का रूप लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी इस साम्राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन धर्म को भी प्रचार भूमि इसी साम्राज्य के राजाओं के कारण मिली। साहित्य, विज्ञान, साधना, कला कौशल, साम्राज्यवादी नीतियों के कारण मगध सदैव इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा। यहाँ के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले लोहे ने प्राचीन समय से ही इस राज्य की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय समय पर वक्त के थपेड़े खाकर इसका पराभव भी हुआ, परंतु अपनी जिजीविषा से यह पुनः खड़ा हुआ और आज भी बिहार राज्य के रूप में देश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मित्रों, यह थी मगध साम्राज्य के परम प्रतापी हर्यक वंश की कथा। आगे मिलते हैं फिर ऐसी ही एक कथा के साथ जो इतिहास को हमारे सामने लाएगी। तब तक इंतजार कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए, ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम आपके लिए नई नई कथाएं लेकर आते रहें।